हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। चलिए बच्चों, इससे पहले हम लोग ने जो पाठ पढ़ा था जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो आज की वीडियो में हम उस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को करेंगे। आशा करती होंगी आपने वो पाठ अच्छे से पढ़ा होगा। अब चलिए उसके उन प्रश्नों के जवाब दीजिए। अपने साथ कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करें। जब मैं बताती हूँ तो आप उस प्रश्न के उत्तर को नोट किया करिए ताकि वो आपसे भूले नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर होगा, ये पहला ही जब मैंने पढ़ाई थी इस पाठ को, तो पहला ही जो लाइन थी जहाँ से स्टार्ट हो रही थी, इस प्रश्न का उत्तर वहीं पे था, याद होगा आपको। चलिए उत्तर लिखते हैं, लिखना शुरू करिए। कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना था कि मैं अभी तक यदि पढ़ लिख के नौकरी पा जाऊँ, सारी सुख सुविधा मेरे पास हो जाएगी, किंतु मेरा देश अभी, मेरी जो माता है भारत माता, वो गुलामी की जंजीरों में है और कराह रही है, अर्थात उसे दुख है। तो जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हो जाता, मेरे देश के सभी नागरिकों को सम्मान से पढ़ने लिखने उठने बैठने का हक नहीं मिल जाता, तब तक मेरे माता पिता को इंतज़ार करना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? उत्तर होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैट्रिक कब किए थे उन्होंने? 1940 में। और इंटरमीडिएट कब किया था? 1942 में। जो मैट्रिक के बाद जो यानी इंटर वाली एग्जाम है, जो परीक्षा है, जो पढ़ाई है उसके लिए, तो मैट्रिक के बाद जब वो उच्च शिक्षा के लिए गए तब उन्हें निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए कैसे कैसे जाते थे। तब उन्हें पैदल, उनके पास क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण उन्हें पैदल ही घर से पैदल वो मुक्तापुर रेलवे स्टेशन जाते थे। फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ के वो दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में जाते थे। और इस तरह कुल मिलाकर वो रोज़ 50 से 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे। समझ में आया ना? कैसे देखिए, लिखना होगा कैसे लिखेंगे। मैट्रिक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में जाना पड़ता था और उन्हें जाने के लिए किस निम्नलिखित और वो जाने के लिए निम्न प्रकार से जाते थे। यथा वो पैदल, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी जिससे वो हॉस्टल में पढ़े, वे पैदल ही जाते थे घर से, लंबी घुटने तक धोती पहनते थे, बिना जूते चप्पल के, कंधे पर गमछा रखते थे और पैदल ही मुक्तापुर, कहाँ पे? मुक्तापुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम जरूर लिखिएगा। मुक्तापुर रेलवे स्टेशन जाते थे और वहाँ से वो ट्रेन पकड़ के दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में जाते थे। इस प्रकार वे प्रतिदिन 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा करते थे। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? उत्तर है, कर्पूरी ठाकुर को निम्नलिखित कार्य करने में आनंद मिलता था। पहला, कर्पूरी ठाकुर को तैरने और दौड़ने में आनंद मिलता था। दूसरा है, कर्पूरी ठाकुर को जो बिहार की आंचलिक संस्कृति है, जिसमें गाय चराते वक्त जो लोग गीत गाए जाते थे, उसको गाने में उन्हें आनंद मिलता था। तीसरा है, जब कर्पूरी ठाकुर चैत और फागुन मास में, यानी होली के समय और चैत के समय जो गीत गाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन गीतों की अगुवाई करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और ये इन गीतों में उन्हें यहाँ तक आनंद मिलता था कि वो जब तक वो विधायक बन गए तब तक इस मंडली में वो गाते रहते थे और डफ बजाते रहते थे। चौथा है, उन्हें डफ बजाने में भी बहुत आनंद आता था। अगला क्वेश्चन है, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा और उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? उत्तर होगा, जब सचिवालय में पहले दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर गए तो उन्हें लिफ्ट से ले जाया गया और जब ये लिफ्ट पे जा रहे थे तो अचानक उनकी निगाह पड़ी लिफ्ट के ऊपर, जहाँ पे अंग्रेजी के बड़े शब्दों में लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर्स। ये देखकर कर्पूरी ठाकुर को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सरकार के वरीय अधिकारी हैं, वरीय मतलब बड़े जो अधिकारी हैं, वरीय अधिकारियों से बात की। उनकी अनदेखी, मतलब उनके मना करने के बावजूद उन्होंने जो लिफ्ट के ऊपर लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स, उसको हटवा दिया और उस लिफ्ट को सभी के लिए, मतलब राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित अधिकारी सभी के लिए शुरू करवा दिया। अब देखिए, पाठ से आके तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो एग्जाम में नहीं आएगा। अब व्याकरण वाले पोर्शन पे चलते हैं।
चलिए आगे लिखा हुआ है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो देखिए अनेक शब्द के बदले एक शब्द क्या होता है? ऐसे मतलब कुछ शब्दों का ऐसा समूह जिसको बार बार कुछ और बोले, उनके लिए केवल एक शब्द बोल दें तो वो काफ़ी होगा। ठीक है, तो कैसे इसको जानेंगे? चलिए, भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता, चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों के प्रयोग में संयम से काम ले ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से शब्दों में कहकर व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना का कहावत यही चरितार्थ करती है। अच्छा, गागर में सागर भरने से आप याद कर रहे होंगे किसी कवि के बारे में भी यह कहा जाता है कि वो गागर में सागर भरते थे। क्या याद है आपको किस कवि के बारे में कहा जाता था? हाँ जरूर याद होगा जरूर, वो बिहारी जी के बारे में कहा जाता था, जिनका पाठ आप लोग पढ़ना भी है और आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही मतलब ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि उस बात को हम कम शब्दों में सटीक बोल दें ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे और उसकी समय को बच जाए। जैसे मान लीजिए जो हमें कहना हो जो दिनों के बंधु हो, तो बार बार इस शब्द को यदि हमें बोलना हो तो बार बार हम बोले जो दिनों के बंधु हो, दिनों के बंधु हो, तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए हम केवल एक शब्द यदि बोल दें दीन बंधु, तो वो क्या हो जाएगा? एक शब्द। अनेक शब्द, देखिए अनेक शब्द है ना, जो दिनों के बंधु हों, इतने शब्दों 5 शब्दों के बराबर यदि हम केवल एक शब्द बोल दें दीन बंधु, तो वो बराबर होगा, अच्छा होगा। उसी प्रकार विभिन्न विषयों पर विचार करने वाले को क्या बोलते हैं? विचारक। जो बिना शुल्क का पढ़ाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? निःशुल्क। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला क्या होता है? समाज सुधारक। ये जो प्रक्रिया हुई है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो व्याकरण में आपको याद होगा, हम आप सभी इसको पढ़ा चुके हैं। ये प्रक्रिया व्याकरण में किसी एक टॉपिक में की जाती है, उसको किस नाम से हम जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? समास कहते हैं। चलिए तो समास की परिभाषा पढ़ लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। और इसका यदि विलोम पूछ दिया हमसे समास शब्द का तो क्या बताएंगे? व्यास बताएंगे। चलिए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के बीच जब विभक्ति को छोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल बराबर शब्द बन गया गंगा जल। अब देखिए गंगा जल, इस शब्द में जो का विभक्ति है, जो विभक्ति चिन्ह है, उसको हटा दिया गया है, यानी उसको छोड़ दिया गया है और एक अगला शब्द बना है क्या? गंगा जल। ये जो गंगा जल शब्द है वो कैसा शब्द है? कैसा पद है? समासिक पद है, इसमें समास हुआ है। लेकिन जो गंगा का जल शब्द है, जो शब्द समूह है, इसमें समास नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें विभक्ति पद है। और जबकि समास की परिभाषा ही कहती है दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिनमें से विभक्ति पद का लोप हो गया हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब चलिए समास के भेद पढ़ लेते हैं। तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। इनके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, कॉपी पेन लीजिए, नोट कर लीजिए। अब तक दादा, अ से मतलब अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास और द से द्वंद्व समास। तो याद हुई ना, अब तक दद्दा। चलिए अब परिभाषा पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास ऐसा समास जिसका प्रथम पद, इसमें जो लिखा है उस पर हम अगर नहीं भी ध्यान दें तो मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो आप अच्छे से परिभाषा इसकी याद कर लेंगे। अव्ययी भाव समास ऐसा समास जिसका पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो और बाकी पद क्या हो? अव्यय हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इस शब्द में पहला पद अव्यय भी होता है और पहला पद प्रधान भी होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, यथा समय, प्रत्येक, दिनों दिन, रातों रात, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। देखिए इसमें जो प्रथम, इसमें 2 पद हैं, यथा और शक्ति। प्रथम पद हो गया यथा, द्वितीय पद हो गया शक्ति। ये देखिए इसमें शक्ति का महत्व नहीं है, इस शक्ति का महत्व है यथा लगाने से। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यहाँ पे जो यथा शब्द है वो प्रधान भी है और अव्यय भी है। तो इस प्रकार जब भी ऐसी संरचना आती है कोई शब्द जिसका प्रथम पद अव्यय भी हो और प्रधान भी हो, वैसे शब्द को हम क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। अगला है तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसका अंतिम पद यानी उत्तर पद, जिसका उत्तर पद, अंतिम पद, द्वितीय पद, कुछ भी कह सकते हैं, प्रधान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे राष्ट्रपति, रसोई घर, स्नान घर, पॉकेट मार, चीड़ी मार। देखिए रसोई घर, रसोई तो है ही, लेकिन उस घर की विशेषता कब हो गई? उस रसोई की विशेषता कब हो गई?
जब उसके लिए घर बना दिए गए, यानी एक अलग घर जो रसोई के लिए हो। तो रसोई घर, ठीक है, रसोई के लिए घर। ध्यान दीजिएगा, इसका विग्रह जो होगा वो रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर होगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। यानी देख रहे हैं आप, इन सभी शब्दों में द्वितीय पद क्या है, प्रधान है। अगला है कर्मधारय समास। तो ऐसा समास जिनके बीच विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय इसका संबंध हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। जैसे नील गाय, तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ जो नील शब्द है वो क्या है, विशेषण है, और गाय क्या है, विशेष्य है। तो इसमें विशेषण और विशेष संबंध हो गया। चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्र क्या है, उपमान है, और मुखी क्या है, उपमेय है। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो चंद्रमुखी शब्द है इसमें उपमान और उपमेय का संबंध भी है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय। अगला देखिए द्वंद्व समास। तो ऐसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। और यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो इनके बीच और शब्द आता है, और जब ये शब्द लिखे जाते हैं तो इनके बीच में समासिक चिन्ह दिख रहे हैं, छोटा सा ना जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है, ये सब जो चिन्ह दिख रहे हैं आप, ये जो यहाँ पे चिन्ह है छोटा छोटा, ये सब क्या है, समासिक पद का चिन्ह है, जिसको आप योजक चिन्ह भी कहते हैं। जिन शब्दों के बीच ये चिन्ह लगा हो वे द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, और उनका विग्रह करेंगे हम तो और शब्द जरूर आएगा। और ये शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम भी होते हैं, और दोनों शब्द या तो संज्ञा होंगे, या तो सर्वनाम, या तो विशेषण ही होंगे। इन सब बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला समास है द्विगु समास। तो ऐसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, पहला पद संख्यावाची हो, बाकी जो पद बचता है वो किसी समूह का बोध कराए। जैसे देखिए जो दूसरा अगला समास है द्विगु समास। तो ऐसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, और बाकी जो पद बचता है वो किसी समूह का बोध जरूर कराया, तो ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास। जैसे देखिए पंचवटी, पंच मतलब पांच, वट मतलब वृक्ष, तो 5 वृक्षों का समाहार, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास, ठीक है। त्रिभुज, 3 भुज, त्रि मतलब देखिए पहली संख्या आ गई ना, पहला पद संख्यावाची है, अब भुज मतलब 3 भुज, कहीं पे भी 3 भुजाएं रहेंगी तो आप उसको त्रिभुज नहीं कह देंगे। जहाँ पे 3 भुजाओं का समूह रहेगा, अर्थात ये समूह में रहेंगी, एक दूसरे से मिली हुई रहेंगी, तब उसे आप क्या बोलेंगे, त्रिभुज। जैसे देखिए आप, यदि आपके सामने ऐसी संरचना बनी हो तब ना आप इसे त्रिभुज कहेंगे, अन्यथा आप इसको त्रिभुज, किसी 3 भुजाओं का त्रिभुज नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला समास है बहुव्रीहि समास। तो ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, वैसे समास को हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए पीताम्बर, वीणापाणी, दशानन, लंबोदर इत्यादि। जैसे पीताम्बर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो क्या सभी पीले वस्त्र को आप पीताम्बर बोल देंगे, नहीं। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र को धारण करने वाले, अर्थात कौन, श्री कृष्ण विष्णु। वीणापाणी, वीणा मतलब वीणा जो बजाने वाला होता है, पाणी मतलब हाथ में, तो क्या जिसके हाथ में वीणा होगी उन सभी को आप सरस्वती कह देंगे, नहीं। तो ये किसी खास के लिए प्रयोग होता है, सरस्वती जी के लिए, इसलिए ये जो शब्द है उनमें कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। आशा करती हूँ सब प्रश्न उत्तर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इस चैनल यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे और किस तरह से पढ़ाना चाहिए, क्या इस तरह से आपको समझ में आता है या मुझे लिख लिख कर पढ़ाना चाहिए। अपना कमेंट, अपना वक्तव्य, अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।